नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण आधुनिक बिहार का इतिहास को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आधुनिक बिहार से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ामों में, सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले अपने चैनल पर प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका पीडीएफ को पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, एक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। ये कहाँ प्रवेश? तो बिहार में प्रवेश। जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। ये आपके 5 टॉपिक को जो है आगे डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो में जो है 2 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो पहला देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। कहाँ प्रवेश? तो बिहार में प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आते हैं व्यापार करने के लिए, याद रखिएगा। जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे, जो पुर्तगाली था। हुगली कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में हुगली है। और नाव के द्वारा जो गंगा नदी है, उसी गंगा नदी के माध्यम से जो है नाव लेके गंगा में आते थे और पटना में अब ये लोग उतरते थे। और पटना में ही जो ये लोग सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि खरीदते थे और हुगली बंदरगाह पर ले जाते थे। और हुगली बंदरगाह से जो है इसे पुर्तगाल ले जाया जाता था। तो इतना आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वप्रथम आपके पुर्तगाली आता है। और पुर्तगाली जो बिहार से किन किन वस्तुओं का व्यापार करता है, पटना से किन किन वस्तुओं का व्यापार करता है, तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले का व्यापार करता था। ठीक है, उसके बाद है कि 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, पटना में जो है डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो आपसे पूछा जाता है कि जो डच लोग था वो पटना में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कब स्थापित करता है? तो 1632 में स्थापित करता है। जो डच लोग था, इसकी अभिरुचि जो है सूती वस्त्र और सोरा में था, सूती वस्त्र और सोरा में था। जबकि जो पुर्तगाली लोग था, इसका जो इंटरेस्ट था सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले में था। ठीक है, ये बात को ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सोरा क्या होता है? तो देखिए, जो सोरा होता है, सोरा से बम बनाया जाता था। ठीक है, सोरा से बम बनाया जाता था। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह जो है 1621 में बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब पाई? तो 1651 में पाई। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो अंग्रेज लोग था, ठीक है, जो अंग्रेज लोग था, सबसे पहले 1620 में जो है पटना के आलमगंज में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। लेकिन जो ये फैक्ट्री था 1621 में जो है असफल हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सफल फैक्ट्री की स्थापना कब करता है अंग्रेज लोग बिहार में? तो 1651 में करता है। कब करता है? 1651 में करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1632 में जो है एक अंग्रेज यात्री आया था, जिसका नाम याद रखना है। उसका नाम क्या था? पीटर मूडी नाम था। ठीक है, पीटर मूडी था। जब ये आया बिहार में तो देखा कि डच व्यापारी जो है बिहार में व्यापार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में जो अंग्रेजी फैक्ट्री था पटना में, उसके वर्तमान इमारत में जो है गुलजार बाग
पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। जो पहले अंग्रेज फैक्ट्री था जिस भी बिल्डिंग में, आज उस बिल्डिंग में जो है पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय खोला गया है। डेनिश कंपनी जो है 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो डेनिश कंपनी है ये अपने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित करता है, तो 1774 में स्थापित करता है। पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप में जो है ये फैक्ट्री स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल शासक फर्रुख सियर, इसका शासनकाल जो है 1713 से 19 तक रहता है। तो फर्रुख सियर ने जो है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने की अनुमति या मान्यता दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जो मुगल शासक है फर्रुख सियर, इसका शासनकाल 1713 से 19 तक रहता है। फर्रुख सियर को एक अंग्रेज डॉक्टर है वो इलाज करता है इसके घाव का, ठीक है। और फर्रुख सियर आपके ठीक हो जाता है, उसी खुशी में जो है जो फर्रुख सियर है 1717 में अंग्रेजों को बोलता है कि आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं और आप अपने सिक्के का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अनुमति को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या बोला, तो इसे मैग्ना कार्टा बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज के बारे में समझिएगा। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब कौन थे, अलीवर्दी खां, मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। यहाँ पर समझिएगा, जो फर्रुख सियर था इसने क्या किया कि पूरे जो भी मुगल इलाका था वहां पर बोला कि आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टैक्स भी कम लगेगा और अपना सिक्का चला सकते हैं। लेकिन बंगाल में उसी समय अलीवर्दी खां का शासन था। लेकिन जो अलीवर्दी खां था, ध्यान रखिएगा, जो फर्रुख सियर है ये मुगल शासक है, उससे स्वतंत्र आपके शासन कर रहा था अलीवर्दी खां। तो अगर कोई भी शासक स्वतंत्र शासन कर रहा है तो जो फर्रुख सियर है इसका बात मानने से ये इनकार कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजों के साथ जो है अलीवर्दी खां का लड़ाई होना संभव है, ठीक है, व्यापारिक हित के लिए। नेक्स्ट है कि 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो आपको पता भी है कि जो सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब कब बनता है, तो 1756 में बनता है, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला आपके पराजित होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो डेट याद रखिएगा 23 जून 1757 को होता है। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें सिराजुद्दौला की सेना है ये आपके हार जाती है। उसके बाद जो है मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीर जाफर था ये आपके अंग्रेजों से मिल गया था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। तो पहले कौन आता है, अलीवर्दी खां है, उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम। बात को ध्यान में रखिएगा। मीर कासिम कौन है, तो मीर जाफर का क्या है, दामाद है, यह शासक बनता है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी जो है मुंगेर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मुंगेर आपके वर्तमान में बिहार में स्थित है। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। यहाँ पर समझिएगा, जो आपके फर्रुख सियर था उसने बोला था कि आप पूरे बंगाल में, पूरे भारत में जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं, खासकर बंगाल में जो है आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो उस यहाँ पर समझिएगा, जो अंग्रेज लोग हैं जीरो ड्यूटी दे रहा है। अब भारत के जो व्यापारी है, जो भारत के व्यापारी है वो आपके मानिए कि 5% 10% ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, किसी भी वस्तु पर।
तो क्या हो जाएगा, जो भारतीय सामान है वो आपके महंगा हो जाएगा और जो अंग्रेजी सामान है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो भारतीय व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था। तो उसी क्रम में जो आपके मीर कासिम है उसने बोला कि जब अंग्रेज पर ड्यूटी नहीं लगता है, जो आपके भारत के व्यापारी है उनके भी वस्तु पर आपके ड्यूटी जो कर है वो आपके नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, क्योंकि देखिए अंग्रेज लोग भारत को लूटने के लिए आए थे। अगर उनका आर्थिक हित प्रभावित होता था तो वो भारतीय जो शासक थे उनसे युद्ध करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1763 में जो है फिर से जो मीर कासिम है उसे हटा दिया गया और जो मीर जाफर है, मीर जाफर को आपके नवाब बना दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बाद जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। कौन मिलता है? तो मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम मिलता है। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग शामिल थे तो आपको ध्यान रखना है। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब भगौड़ा नवाब। ठीक है, ये तीनों आपके एक पक्ष में थे। जो दूसरा पक्ष था अंग्रेज का पक्ष, उसमें कौन था? तो केवल आपके अंग्रेज था। और अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। युद्ध हुआ कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, जो युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कहां पर होता है? तो बक्सर में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? बक्सर में होता है। और इस युद्ध में जो है ये आपके जो संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे आपको पता है। नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों की सेना आपके पराजित हो जाती है और यहाँ पर जो अंग्रेज है आपके जीत जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जैसे ही अंग्रेज प्लासी बोल रहे हैं बार-बार, बक्सर का युद्ध जीतता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, तो यहाँ पर एक संधि के बारे में लिखा गया है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। यहाँ पर बात को समझिएगा कि जो आपके अंग्रेज है, ठीक है, जो आपके अंग्रेज है वो आपके शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए आपके सालाना देगा। ठीक है, 26 लाख रुपए आपके जो है वार्षिक देगा। उसके बदले में जो शाह आलम द्वितीय है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया। दीवानी मतलब लगान वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण, राजा सिताब राय के साथ जो है एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में जो है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। 1770 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे बीपीएससी पूछ सकता है। जो 1770 में आपके अकाल आया था, उस अकाल में सबसे अधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन थे? तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया था। ठीक है, 1783 ईस्वी में जो है बिहार में पुनः आपके अकाल पड़ता है। पहला तो पड़ा 1770 में, दूसरा 1783 में। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। उसके सुझाव पर जो 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा जो है गोलघर का निर्माण करवाया गया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, जो गांधी मैदान के पास में है। दूसरा पॉइंट है जनजातीय विद्रोह। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है
वहां पर कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। बीपीएससी अगर कोई भी एग्जाम ले रहा है तो आप उठा के देख लीजिएगा, जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। कौन कौन है देख लीजिए। विद्रोह, वर्ष, क्षेत्र और नेतृत्व करता है। पहला आपके विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। ये कब होता है? तो 1789 से 94 के बीच में होता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में नाम पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेरो विद्रोह, ये 1800 से 1802 तक होता है। ये कहाँ पर होता है? तो पलामू में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता जो है भूषण सिंह है। हो विद्रोह 1820 से 21 तक होता है। सिंहभूम में होता है, ठीक है। सिंहभूम झारखंड का इलाका है, तो सिंहभूम क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोल विद्रोह ये 1831 से 32 तक होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता है उनका नाम है बुद्धो भगत। क्या नाम है? बुद्धो भगत है। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। उसके बाद है संथाल विद्रोह, 1855 से 56 के बीच में आपके होता है। संथाल परगना में होता है। संथाल परगना झारखंड में है। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ये आपके नेतृत्वकर्ता थे। ये चारों आपके भाई थे, ठीक है। बीपीएससी का ये फेवरेट विद्रोह है संथाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद है कि सरदारी विद्रोह। ये कब होता है? तो 1858 से 95 तक छोटा नागपुर और सिंहभूम इलाके में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है और इसके जो नेतृत्वकर्ता है बिरसा मुंडा है, ठीक है। बिरसा मुंडा है, ठीक है। मुंडा विद्रोह के बारे में भी बीपीएससी बहुत ही ज्यादा पूछता है। उसके बाद है कि ताना भगत विद्रोह। ये कब होता है? तो 1913 से 14 के बीच में होता है। गुमला क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसका जो नेतृत्व करता है जतरा भगत है, ठीक है। जतरा भगत इसका नेतृत्व करता है। इसके बाद है कि कुछ विद्रोह को डिटेल से देख लीजिए। इसमें है संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह कब से कब तक होता है? तो 1855 से 56 तक चलता है संथाल विद्रोह। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह कोह के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो संथाल विद्रोह है ये कहां से कहां तक होता है? तो भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में होता है। इसे जो है दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, जो बाहरी लोग हैं उन्हें क्या बोला जाता था संथालों के द्वारा? तो दीकू बोला जाता था। जो भी आपके बाहर के लोग थे उन्हें क्या बोलते थे कि ये लोग दीकू है, ठीक है। तो बाहरी लोगों के द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के कारण जो है संथाल विद्रोह आपके होता है। इसका जो नेतृत्व करता है उनका नाम है सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। यह जो विद्रोह है असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 पारित किया गया। संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को जो है मान्यता दी गई। जो संथाल एक नया परगना बना दिया गया और जो मांझी व्यवस्था थी उसकी मान्यता दी गई अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसके बाद है मुंडा विद्रोह के बारे में समझिएगा। 1895 से 1900 तक होता है। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। जबकि जनजातीय विद्रोह होता है उसमें सबसे अगर सशक्त बोला जाए तो मुंडा विद्रोह ही था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे जो है उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुंडा विद्रोह है इसे उलगुलान विद्रोह क्यों बोला जाता है?
क्योंकि जो ये विद्रोह था बहुत ही व्यापक था, इसीलिए इसे उलगुलान विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का कारण जो है दीकू का शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा सिंह बोगा का अवतार बताया था, वहां पर ये लोकल भगवान थे। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। किसने दिया था? बिरसा मुंडा ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि इस विद्रोह का तीव्र रूप जो है 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था, जिसमें आपको नाम होगा, एक याद होगा, मेजर वारो। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? बिरसा मुंडा की। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह या आंदोलन, इसके बारे में समझिएगा। तो 1857 की क्रांति के पहले जो है बिहार में बहावी आंदोलन होता है। जो बहावी आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बहावी आंदोलन है इसके प्रवर्तक हैं अब्दुल अल बहाब हैं, और इसे अरब क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। जबकि भारत में जो है इसको सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली के थे, ने नेतृत्व प्रदान किया। भारत में नेतृत्व प्रदान किया सैयद अहमद बरेलवी ने। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य जो है धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे, याद रखिएगा। जो प्रथम केंद्र था सितना था, पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। जो दूसरा केंद्र था पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिद्वंदी को नियुक्त किया। ये कौन कौन थे? इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन थे। ध्यान से नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि किसे चुना था? तो इनायत अली को, बिनायत अली को, फरहत अली को, मोहम्मद हुसैन को। बंगाल का फराइजी आंदोलन जो है बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला तथा 1865 में जो है पटना अभियान चलाया गया था। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अंबाला अभियान और जो पटना अभियान है इसका संबंध जो है बहावी आंदोलन को दबाने से है। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नोनिया विद्रोह। ठीक है, ये कब से कब तक होता है? तो 1770 से 1800 तक नोनिया विद्रोह होता है। बिहार के 16 उत्पादक वर्ग नोनिया के द्वारा जो है इस विद्रोह को किया गया था। तो बिहार में जो है 16 उत्पादक वर्ग कौन था? तो नोनिया था। ठीक है, और नोनिया के द्वारा जो है नोनिया विद्रोह प्रारंभ किया गया था। सोरा का उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में किया जाता था। इसे ध्यान से याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलियों जो आपके बिचौलिया होता है,
कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे, जबकि बिचौलिए थे वो आपके कच्चा जो सोरा था वो ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया और अंततः या अतः अंग्रेजों द्वारा जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोटा विद्रोह ये कब हुआ था? 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले जो है पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। तो इसी के विरोध के लिए जो है लोटा आंदोलन शुरू किया गया था कि हमें फिर से जो है पीतल का लोटा दिया जाए और जो मिट्टी का लोटा इसे वापस लिया जाए। ठीक है, तो आगे लिखा गया कि कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को जो है पीतल का लोटा देना पड़ गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लोटा विद्रोह है कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो मिट्टी का लोटा के जो पहले मिलता था पीतल का लोटा और अब मिल रहा था मिट्टी का लोटा, तो इसी के विरोध में कि हमें जो है फिर से पीतल का लोटा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में समझिएगा। यहाँ से बीपीएससी हर वर्ष एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, बिहार में जो है 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से होता है। इस विद्रोह में जो है लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रंट मारे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट आपके मारे जाते हैं। रोहनी के विद्रोह को जो है मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। कहां पर? तो जो रोहिणी में आपके विद्रोह हुआ था वहां पर। पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो है 3 जुलाई को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता हैं जिनका नाम है पीर अली, नाम याद रखिएगा, पीर अली ने किया था। विद्रोह में जो है अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित जो है 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो पटना में 1857 की क्रांति है किसके द्वारा दबाया गया था? तो टेलर के द्वारा दबाया गया था। टेलर के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, उसके बाद है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में जो है असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में कब? 25 जुलाई 1857 को जो है मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में जो है 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो आपको याद रखना है जो बाबू कुंवर सिंह इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका संबंध जो है किस राज्य के 1857 की क्रांति से है? तो बिहार राज्य से 1857 की क्रांति से है। या तो यही पूछता है कि जो आपके जगदीशपुर के जमींदार कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे। 30 जुलाई को सरकार ने जो है तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में जो है सैनिक शासन लागू कर दिया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैनिक शासन जो है किन किन जिले में लागू किया गया था। तो सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में लागू किया गया था। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने जो है भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 सैनिकों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी आपके लूट लिया। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया।
उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए निमंत्रण दिया। जो आपके कमिश्नर टेलर था, जो पटना का विद्रोह दबाया था, उसने जो है आपके कुंवर सिंह उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए बाबू कुंवर सिंह जो है अपने 4000 सैनिकों के साथ जो है विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं, ना कि पटना आते हैं। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। कहां पर? जगदीशपुर में। कौन स्थापित किया? बाबू कुंवर सिंह। तथा 27 जुलाई 1857 को जो है आरा पर अधिकार कर लिया। इसे भी ध्यान से याद रखिएगा कि आरा पर अधिकार कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1857 को किया गया था। आरा में हुए संघर्ष में जो है कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा, जो आपके मध्य प्रदेश में है, रीवा और बांदा मध्य प्रदेश के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। जो आपके अवध का शाह है, इसके द्वारा बोला गया कि आप जो है आजमगढ़ जिला को छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 1857 में जो है कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नाना साहब के साथ में मिलकर जो है अंग्रेजों के साथ में युद्ध कहां पर लड़ा था? तो कानपुर में लड़ा था। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि जो आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश के, वहां पर अंग्रेजों को पराजित करते हैं कुंवर सिंह। 23 अप्रैल 1857 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरीके से आपके पराजित किया था। शिवराजपुर घाट, जो गंगा नदी का घाट है, पार करने के क्रम में जो है सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का जो बायां हाथ था वो आपके घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया अपने प्यारे हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया? ये जो कथन है कुंवर सिंह का कथन है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, बोला कि यह स्टेटमेंट किसका है? हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। तो ये कुंवर सिंह का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है 26 अप्रैल 1857 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा दिन बचते नहीं है, बस 2 से 3 दिन बचते हैं गोली लगने के बाद। उसके बाद है कि इनका मृत्यु का डेट याद रखिएगा कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जो है अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई जो है हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। ठीक है, अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में जो है मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह यादी को दंडित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में समझिएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में होता है, और इसके जो संस्थापक होते हैं A.O. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया? तो W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। 72 में से बिहार के एक भी व्यक्ति आपके शामिल नहीं थे। बिहार के एक भी व्यक्ति शामिल नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है? तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है कोलकाता में होता है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पहला आपके बंबई में हुआ था, दूसरा कोलकाता में। जब कोलकाता में होता है तो यहाँ पर बिहार के कुल 31 व्यक्ति आपके शामिल होते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में होता है।
मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद समझिएगा कि बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन होता है, तो देख लीजिए। 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। जो 27वां अधिवेशन है 1912 में होता है, पटना के बांकीपुर में होता है, और इसके जो अध्यक्ष हैं आर.एन. मुधोलकर हैं, आर.एन. मुधोलकर हैं। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में होता है, इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, पहले आपके ये बिहार में था। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। उसके बाद बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा, ठीक है। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को। वीवीआई पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। जो बंगाल विभाजन था इसे लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया गया था, जबकि ये विभाजन लागू कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। विभाजन के विरोध में जो है संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 16 दिसंबर 1905 को जो है दरभंगा में रक्षाबंधन किसकी प्रेरणा से मनाया गया था, तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होता है, तो 1906 में होता है। बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब बंगाल विभाजन लागू होता है तो इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा भी किया गया था। असली कारण था कि जो आपके बंगाल था वहां पर भारत की आजादी की डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो गया था, सिंपल सी बात है। उस कारण से जो बंगाल है उसे तोड़ना चाहता था, ताकि जो आजादी की डिमांड करने वालों की संख्या ज्यादा हो गया था उसे आसानी से दबाया जा सके, ठीक है। मतलब भारत के तोड़ने की राजनीति थी, ताकि हिंदू मुस्लिम जो एकता है ना वो भी खंडित हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड, ये कब होता है, तो 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। मुजफ्फरपुर में जो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस, नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, जो ये दोनों भारत समर्थक थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मतलब प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की आपकी मृत्यु हो गया। लेकिन इसमें आपको याद रखना है जो खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं, ये वास्तव में मारना चाहते थे जज किंग्सफोर्ड की, लेकिन गलती से जो है बम जो है प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की जो आपके गाड़ी था उस पर गिर गया, उसके कारण से दोनों की मौत हो गया, जबकि ये दोनों आपके भारत समर्थक थी। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को जो है पूसा में पकड़े गए, जो पूसा रेलवे स्टेशन है वहां पर आपके पकड़ा गया, और बाद में खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दी गई। भारत में जो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन है,
तो खुदीराम बोस ही है, ठीक है, खुदीराम बोस है। इन्हें फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दिया गया था। उसके बाद है कि होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो है मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये आपसे पूछा जाएगा कि जो एनी बेसेंट है होम रूल लीग की स्थापना कहाँ करती है? तो मद्रास में, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे में करते हैं। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को जो है मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। इसे बीबीए मार्क कर लीजिएगा। बिहार में जो है 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई, ठीक है। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, एक ही नाम पूरा इतना बड़ा है, ये सारे कौन थे? उपाध्यक्ष थे। किसके? तो बिहार के होम रूल आंदोलन के। तथा चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह ये आपके सचिव थे। जो भी आपके सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आएगा उसके आप लोग एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। सचिव चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार जो है 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार जो है 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से शासन प्राप्त करना। इसे आप लोग बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि जो होम रूल आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से शासन प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। उसके बाद समझिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये कब होता है? तो 1917 में होता है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को जो है प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। और किसी के पास 20 कट्ठा है तो उसको 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे बोला गया 3 कट्ठा प्रथा बोला गया है। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में जो है काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली वराहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया कि सही बात है, आप लोग जाइए एक बार जाके देख सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ल हैं ये कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार फोन का आवाज जो है ना बंद कर लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि 1916 में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है मुरली वराहवा गांव के जो राजकुमार शुक्ल हैं इन्होंने समस्या से अवगत कराया, जो कांग्रेस नेतृत्व है उसे, और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पारित किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी जो है कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचते हैं तथा 15 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण मोतिहारी पहुंचते हैं। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेएम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे? तो WJ हार्डकॉक थे, याद रखिएगा WJ हार्डकॉक थे। इन्होंने जो है 16 अप्रैल 1917 को जो है गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की।
धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। बाद में जो है 21 अप्रैल 1917 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड एवं जी. रैनी आदि इसके अन्य मेंबर थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो आपके सफल रहता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे, वीवीआई पॉइंट इसे मार्क कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में जो है मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया। इसे भी याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जो है जून 1919 में जो है मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है किसान सभा के बारे में समझिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1922-23 में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो 1922-23 में जो है मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में जो है किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे, जबकि सिद्धेश्वरी चौधरी, नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के बारे में अलग कॉपी में नोट कर लेना है और आपको बार बार रीड करना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में जो है औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में जो है सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। ये नेता के बारे में नाम याद रखिएगा। किसका संबंध किसान नेता से है? ये किसका संबंध जो है किसका संबंध जो है किसान नेता से है? तो आपको याद रखना है कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सभी का संबंध जो है किसान नेता से है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ है। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो 1935 में हाजीपुर में हुई है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन है पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में जो है 1934 में होता है। 1934 में होता है। दूसरा आपके गया में होता है, याद रखिएगा, दूसरा गया में होता है। तीसरा जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में होता है। और पहला कहां पर हुआ था? तो पहला आपके सोनपुर में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, ठीक है। उसके बाद देखिए नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
11 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव जो है एन.जी. रंगा थे। इसके सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे एन.जी. रंगा। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था और उसका समाधान कराना था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन के बारे में समझिएगा। जो प्रथम सम्मेलन है सोनपुर में होता है, 1929 में होता है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आपके गया में होता है। कब होता है? तो 1934 में होता है और इसका जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन है। तीसरा आपके हाजीपुर में होता है 1935 में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। प्रमुख किसान नेता और आपके कार्य क्षेत्र, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसे बीबीआई मार्क कर लीजिएगा। जो यदुनंदन शर्मा है इनका संबंध गया से, जो यदुनंदन शर्मा है इनका जो कार्य क्षेत्र है ये गया है। यमुना कैरथी इनका कार्य क्षेत्र दरभंगा सारण है। राहुल सांकीर्तायन इनका कार्य क्षेत्र अनबारी अंबारी सिवान है। कार्यानंद शर्मा इनका कार्य क्षेत्र मुंगेर बढ़ैया ताल है, ठीक है, मुंगेर बढ़ैया ताल है। इतना आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है मित्र राष्ट्रों तथा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। जो खिलाफत आंदोलन है 1919 से 23 तक आपके चलता है। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। इसमें जो है शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। 19 मार्च 1920 को जो है बिहार के सभी किसानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में जो है मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा जो है 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण जो है जो खिलाफत आंदोलन है स्वतः ही क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में समझिएगा। सितंबर 1920 में जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है इसे पूर्ण स्वीकृति मिलती है। किसे? असहयोग आंदोलन को। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में जो है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में इससे पूर्व जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो भागलपुर में हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 में जो है शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। आपको याद रखना है कि नशाबंदी आंदोलन जो है नवंबर 1920 में कहां पर शुरू किया गया था? तो शाहाबाद में शुरू किया गया था, शाहाबाद में, ठीक है। कभी कभी गला फंसने लगता है। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जो है राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने जो है विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।
इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया गांधी जी के द्वारा। मजरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद इसके कुलपति बनते हैं। ये पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सदाकत आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मजरुल हक के द्वारा किया गया था। 30 सितंबर 1921 को जो है मजरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इसे ध्यान से याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1921 को जो है युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन होता है। उस दिन पटना में जो है हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद जो है गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। तो आपको याद रखना है जो चौरी चौरा कांड है ये कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस जो है 12 फरवरी 1922 को लेते हैं। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। तो इतना आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। इसमें पहला पॉइंट है स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में जो है बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा जो है विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के द्वारा बोला गया था कि कांग्रेस जो है विधायिका का बहिष्कार करेगा, कांग्रेस का कोई भी नेता जो है विधायिका में शामिल नहीं होगा। लेकिन चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि जो है विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर जो है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो है दोनों मिलकर 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। किस लिए? तो विधायिका में प्रवेश के लिए। बिहार में जो है फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट तो आपको पता है। ये 2 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए साइमन कमीशन और बिहार के बारे में। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण जो है भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। किस लिए विरोध किया गया? क्योंकि इसमें आपके 7 मेंबर थे, सातों के साथ ही आपके गोरे थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका भारत में जो है विरोध हो रहा था। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। इसकी नियुक्ति 27 में होता है और भारत में आता है 28 में। यह आयोग जो है भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में साइमन कमीशन जो है 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। इस डेट को भी याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1928 को जो है साइमन कमीशन पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे भारत लेवल पर जो है लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था, जबकि बिहार में जो है अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार में विरोध किया गया है साइमन कमीशन का, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में समझिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बीपीएससी का फेवरेट
टॉपिक है। 1931 में जो है गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामबृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। ये सारे नाम आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1934 ईस्वी में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो औपचारिक स्थापना 1934 में कहां पर होता है, तो पटना में होता है। पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में होता है। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, जबकि सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामबृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे, ठीक है। जितने भी नाम इसमें चर्चा में आ रहा है, सारे नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट के देख लीजिएगा। आपको जो है नाम ही पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस संगठन का जो है मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि सबने अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में समझिएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में जो है स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर जो है सत्याग्रह आपके प्रारंभ करते हैं गांधी जी। आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच जाते हैं, जो समुद्र के किनारे है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। टोटल आपके 24 दिनों का सफर होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ या आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। 15 अप्रैल को जो है बिहार में चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर जो है बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में जो है विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में जो है स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर अली इमाम थे। ये भी पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। स्वदेशी लीग की स्थापना कब होता है, तो मई 1930 में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं सर अली इमाम। इस आंदोलन सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। आपसे पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल जो है किस जेल में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि छपरा के जेल में हुआ था। और किस लिए हुआ था, क्योंकि जो छपरा के जेल के कैदी थे वो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में जो है चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। ये सारे डिस्ट्रिक्ट को आपको ध्यान रखना है और 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी कर जो है बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में जो है चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को जो है कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। इस डेट को भी याद रखिएगा। 30 जून 1930 को जो है कांग्रेस को अवैध संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने
भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार विधानसभा चुनाव। ये कब होता है? 1937 में होता है। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुआ। चुनाव में जो है 152 स्थानों में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इसमें से आपके 98 स्थानों पर कांग्रेस आपके विजयी होती है। 107 सीट पर लड़ता है और 98 पर आपके विजयी कांग्रेस रहता है। कांग्रेस को बिहार में जो है पूर्ण बहुमत मिल गया था। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जबकि विधान होता है ना, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद में भी जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया था। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने जो है सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जब सरकार नहीं बना तो इसके उपरांत जो है राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी? इंडिपेंडेंट पार्टी बिहार में। तो इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ये नाम याद रखिएगा, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो है बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1 अप्रैल 1937 को गठित होता है। तो आपसे पूछा अगर जाता है कि बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1 अप्रैल 1937 को किसके नेतृत्व में गठित हुआ था? तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में आपके गठित हुआ था। मोहम्मद यूनिस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मोहम्मद यूनिस जो है इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। इस पॉइंट को भी ध्यान से आपको याद रखना है। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद जो है मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बिहार में जो है प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। अगर बोला जाएगा कि बिहार में जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर बोलेगा कि बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन या मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण से हो जाएगा। अगर बोलेगा कि बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। इस पॉइंट को आप दोनों मार्क कर लीजिएगा, दो अलग अलग चीजें हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार के बारे में समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार के बारे में समझना है। इसमें है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जो है बांकीपुर जेल भेज दिया गया। वीवीआई पॉइंट है, जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने
सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था, लेकिन पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू.जी. आर्चर के आदेश पर जो है पुलिस ने गोलियां चलाई। इसमें 7 छात्र गोलीकांड में आपके शहीद हो गए और अनेक छात्र आपके गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत छोड़ो के समय जो है पटना के जिलाधिकारी कौन थे? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। डब्ल्यू.जी. आर्चर ही जो है गोली चलाने का आदेश देता है। उसमें हमारे 7 छात्रों की जान चली जाती है, मतलब शहीद हो जाते हैं, ठीक है? उनका नाम इस प्रकार है: उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार। इस गोलीकांड में आपके शहीद होते हैं, ठीक है? इनका नाम जो है ना आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? उसके बाद है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि इसका औपचारिक अनावरण जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। 12 अगस्त 1942 को जो है सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में जो है हड़ताल रही। गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त को। 11 अगस्त को ना, एक सेकेंड, गोलीकांड, हाँ 11 अगस्त को हुआ था। और जो आपके इसका विरोध जो है 12 अगस्त को होता है पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन जो है सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो आजाद दस्ता है इसका गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सरकार के विरुद्ध जो है तोड़-फोड़ की कार्रवाई करना, संचार साधनों को नष्ट करना इसका मेन उद्देश्य था। आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। जो आपके जयप्रकाश नारायण हैं, इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, हाजीपुर नहीं, हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात को वो अपने 5 साथियों रामानंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जो है जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया था। यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में बीपीएससी पूछ भी चुका है कि जो जयप्रकाश नारायण है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब इनको हजारीबाग जेल में रखा गया तो ये किस समय भागते हैं? दीपावली के समय, छठ के समय, होली के समय। तो आपको ध्यान रखना है कि दीपावली के समय भागते हैं, ठीक है? दीपावली की रात को भागते हैं, ठीक है? इसे नोट कीजिएगा, बीपीएससी इसे पूछ भी चुका है। और बाकी ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा: रामानंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम। कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि यार रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट नहीं करते यार, आप लोग बात मान लेते हैं। उसके बाद है कि नेपाल में जो है आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बिहार के युवाओं को जो है छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जो है जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता के शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजाद दस्ता के जो है रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था। उसके बाद देखो 1943 में जो है
1943 के मध्य तक जो है सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास भी आपके जो है शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। जो ट्रेन को कब्जा किया गया उसका नाम रखा गया स्वराज ट्रेन, और जो भी आपके आंदोलनकारी थे इसी ट्रेन से आवाजाही करते थे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सिवान में जो है थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हो गए थे। ये नाम याद रखना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। बाद में 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में जो है 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, जिसमें जो है 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति आपके घायल होते हैं। टोटल आपके 15,000 व्यक्ति को जो है बंदी बनाया गया था। इसमें से समझिए कि आप लगभग 9,000 व्यक्ति को आपके सजा हो जाती है, 8783 व्यक्ति को आपके सजा हो जाती है और 134 आपके शहीद होते हैं, 362 आपके व्यक्ति घायल हो जाते हैं। पृथक बिहार राज्य का गठन, इसके बारे में समझिएगा। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है किसे जाता है, तो ये जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर जो है 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र जो है पटना से किसके द्वारा निकालना प्रारंभ किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ में मिलकर किया गया था। इसमें मेन तो आपके कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा आपके मेन थे। उसके बाद देखिए बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे, तो महेश नारायण थे। महेश नारायण आपके जो है मुख्य संपादक थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिहार टाइम्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1908 ईस्वी में जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो हसन इमाम बनते हैं। हसन इमाम बनते हैं। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में जो है पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा अधिवेशन 1909 में जो है भागलपुर में होता है। इसमें पुनः जो है पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में जो है सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। ये घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली के शाही दरबार में जो है ये घोषणा किया गया था आपके उस समय आपके जो प्रिंस थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि प्रिंस का भारत में दौरा हुआ था और दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में होता है। आप लोग कमेंट करके हम बता देते हैं। जो पहला दिल्ली दरबार है इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1977 में। दूसरा कब हुआ था, 1903 में हुआ था ना। तीसरा 1911 में हुआ था। इसे आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा डेट। ये तो सही है, ये भी सही है, इसे एक बार देख लीजिएगा। उस समय करजन, याद रखना कि करजन के समय में जो है द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य के बारे में समझिए जो आपको जानना चाहिए। तो अन्य तथ्य में क्या क्या है, 1937 ईस्वी में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने
बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया 1937 में। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का आपके प्रयास किया। 1938 ईस्वी में जो है आदिवासी महासभा का गठन हुआ। कब हुआ? 1938 में। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम इस प्रकार है। नाम याद रखिएगा, आपसे पीटी में पूछा जा सकता है इनका नाम, ठीक है। और मेंस में इनके द्वारा क्या किया गया ये पूछा जाएगा। तो इनका नाम लिख लीजिएगा। प्रभावती देवी, सैल बाला राय, हसन इमाम, सरस्वती देवी, साधना देवी, विंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी, भगवती देवी, इन सभी का नाम आपको नोट कर लेना है और 2-4 बार देखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आशा सहाय जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जो है जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। तो कौन दिया? आशा सहाय ने दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती चिरियाबती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा इन चंपारण में महात्मा गांधी खादी का अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने जो है भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन पुस्तक लिखी है। गांधी की टोपी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजा साहब के द्वारा लिखा गया है। 1906, ठीक है, 1906 में जो है श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो 1906 में जो है 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा किया गया है। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। 1916 में जो है तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। दोबारा देखिएगा, 1916 में जो है तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने जो है केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। इतना आपको याद रखना है। तो पूरा मॉडर्न बिहार कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट लगा कंप्लीट करने में, और इसका पहले जो है प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार को भी कंप्लीट कर दिया गया है। तो कल हो सकता है कि आपका जो मॉडर्न बिहार है उसका एक मास्टर वीडियो अपलोड किया जाए। बाकी जो ऐतिहासिक घटनाक्रम तिथिवार दिया गया है तो इसे अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर इसमें डिस्कस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आपको लेंदी भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा डेट वाला चीज है तो आपको ध्यान से सोचना होगा कि कौन से घटना किस क्रम में घटा है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे बिहार का, ठीक है। थैंक यू।